नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 28 मार्च। 28 मार्च के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में सबसे पहला है गिलोटीन। सुना होगा सब लोगों ने ये वर्ड। एमपी और एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि अभी आपको पता है राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया है, बहुत न्यूज में चल रहा है। फिर है कैंपा, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री, चंद्रयान 3, फार्मर्स की सुसाइड इंडिया में। देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्या चल रहा है कि अभी जैसे कि आपको पता है कि जो भी यहाँ पर संसद अभी बैठी हुई है, वहां पर जो भी गतिरोध चल रहा है, उस पर सरकार ने जो बजट में वोटिंग फॉर ग्रांट्स होती है ना, उसके ऊपर क्या कर दिया है, गिलोटीन लगा सकती है और वित्त विधेयक को बिना चर्चा करे भी लोकसभा में पास किया जा सकता है। तो सवाल ये आता है कि ये क्या होता है गिलोटीन। देखिए पार्लियामेंट में गिलोटीन का मतलब होता है कि जब कभी भी समय की कमी होती है, तो जो भी बिल आया होता है ना, उसके कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको आप चर्चा ही नहीं करना चाहते और जो आपने पहले डिस्कस किए हुए हैं और जो अनडिस्कस्ड है, दोनों को एक साथ मिलकर के पास करवा देते हैं, वोटिंग कर देते हैं। उसे कहते हैं गिलोटीन क्लोजर। ये बजट सेशन में यूज किया जाने वाला एक काफी सामान्य सा एक प्रक्रिया है कि यूज की जाती है। क्योंकि बजट जब आता है ना, तो ऐसा नहीं कि उसी दिन वोटिंग हो जाती है। बजट को प्रेजेंट किया जाता है, बजट को डिस्कस किया जाता है और उसके कुछ हफ्तों तक जो है, करीब करीब 3 हफ्ते, कई 4 हफ्ते, तो क्या कर देते हैं, ब्रेक लगा जाते हैं। और वहां पर फिर जो बाकी हाउस की स्टैंडिंग कमिटीज होती है, डिपार्टमेंटल कमिटीज होती हैं, स्थायी समितियों को जो है अनुदान की मांगों की जांच करती है कि भाई जितना इसके अंदर पैसा बोला है, डिफेंस के लिए मांगा है, रेलवे के लिए बोला है, उन सब के ऊपर जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि क्या ये जायज है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जब ये सब कुछ चेक कर लेते हैं, फिर दोबारा से आकर के बैठते हैं, तब ये वहां पे क्या करते हैं, डिमांड ऑफ ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कभी कभी क्या होता है कि चर्चा के लिए कभी समय नहीं बचता है, तो केंद्र सरकार क्या कहती है कि गिलोटीन पास करो और गिलोटीन पास करके पूरे के पूरे वित्त विधेयक को पास कर दीजिए। तो यहाँ पर ये जो है ये टाइम बचाता है बेसिकली, जो ताकि साल का जो बजट है वो आ तो चुका ही है, तो पूरी तरीके से पास हो जाए। तो ये टाइम बचाने के लिए जो है गिलोटीन क्लोजर का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑलमोस्ट ये जो है होम, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गृह रक्षा, विदेश, कृषि, ग्रामीण विकास और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों के अनुदान मांगों की सूचीबद्ध ही उनको किया जाता है, ज्यादातर इन्हीं का होता है। और गिलोटीन के बाद क्या होता है, जब गिलोटीन हो गया तो उसके बाद सरकार भारत की जो संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड होता है, वहां से पैसा निकालने के लिए एक बिल पास करती है। और जब सब कुछ ये हो जाता है, तो उसके बाद ये पूरा फाइनेंस बिल जो है, इसके ऊपर वोटिंग करा के फाइनली इसको पास करवा दिया जाता है। सो इस तरीके से जो है ये पूरा बिल पास होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वित्त विधेयक। ठीक है, इसे हम वित्त विधेयक कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। इस पे आपके सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वित्त विधेयक पे सीधा क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप जरूर लिख लीजिए सभी लोग। और इसको भी आपने नोट करना है, वित्त विधेयक क्या होता है या फिर बजट का जो सेशन है वो क्या होता है। ठीक है भाई। अब आते हैं यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन एमपी और एमएलए की। एमपी और एमएलए जो डिस्क्वालीफाई होते हैं, उनको यहाँ पर जैसे भी राहुल गांधी, आपको पता है कि 2 साल की जो जेल है उनको जो है मानहानि के मामले में हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो है गुजरात की एक अदालत ने, जो लोअर अदालत है, हाई कोर्ट नहीं है, गुजरात की एक अदालत ने 2019 के मानहानि मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सजा के बाद लोकसभा सांसद के रूप रूप में बने रहने पर भी चिल लगा दिया था, और इसमें सबकी अलग अलग राय है। तो देखते हैं भाई कि अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके क्या प्रावधान दिए हुए हैं। देखिए अगर मैं आर्टिकल 102 की बात करूं, आर्टिकल 102 और 191
का 1 क्लॉज। इसमें कहता है कि भाई एमपी और एमएलए को अगर मेंबर बनना है तो उसके लिए क्या डिस्क्वालिफिकेशन होती है। तो देखिए डिस्क्वालिफिकेशन के सबसे बड़े यहाँ पर चार्जेस क्या होते हैं कि लाभ का पद धारण करना, कुछ और भी आपने अपना साथ में काम कर रहे हो, विकृत चित्त का होना, माइंड अनसाउंड होना, अनोमचित दिवालिया घोषित होना, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट घोषित हो जाना, वैध नागरिकता ना होना, ठीक है, इन सब केस में। उसके अलावा आर्टिकल 103 ये भी कहता है कि अगर हम डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं किसी एमपी को तो इलेक्शन कमीशन से पूछ के कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनके पूरे इलेक्शंस कंडक्ट करवाए थे, तो उनसे उनके साथ जो है परामर्श करके ये काम किया जा सकता है। बाकी हमारे डिस्क्वालिफिकेशन 10th शेड्यूल में भी लिखी हुई है, जो कि हमें कहता है कि अगर आपने डिफेक्शन, आपने जो है अयोग्यता, मान लीजिए आपने एक दल से दूसरे दल में आप ट्रांसफर हो गए, उस केस में भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास आरपीए 1951 भी है। याद रखिएगा आरपीए जो है 1951 वाला, वो एमपी और एमएलए से जुड़ा हुआ है। वो भी यही बताता है कि भाई जो राजनीति के अपराधीकरण को रोकना और दागी सांसदों को चुनाव लड़ने से रोकना है। दागी है अगर, या फिर उन्होंने कभी भी ऐसा कोई काम करा है जो कि देश के खिलाफ है, जैसे कि डाउरी के ऊपर हो गया, ठीक है, या उन्होंने करप्शन कर दिया, कोई डिसलॉयल्टी कर दी, बेवफाई, भ्रष्टाचार, और एक विधायक रहते हुए सरकारी अनुबंधों में प्रवेश करने से संबंधित ये सब चीजें हैं। सेक्शन 10 क्या कहता है, चुनाव खर्च का लेखा जोखा दर्ज करने में विफल रहने पर होगा। धारा भ्रष्ट आचरण की बात करता है। तो इस तरीके से चीजों में जो है वो क्या किया जाता है, उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कभी डिस्क्वालीफाई रिवर्स भी की जा सकती है? यस, अगर मान लीजिए कि कोई उच्च न्यायालय है, मान लो जैसे अभी लोअर कोर्ट ने ये डिस्क्वालीफाई किया है, तो अगर इसके ऊपर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो चाहे तो इसको चेंज कर सकता है। जैसे एक लोक प्रहारी यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था 2018 में, जिसमें ये बोला गया था कि जो अयोग्यता है अपीलीय अदालत द्वारा दोष सिद्धि पर रोक की तिथि से लागू नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी सब इसमें दिया गया है। और जो यहाँ पर दंड होगा वो केवल धारा 389 के तहत सजा का निलंबन नहीं है, बल्कि दोष सिद्धि पर स्थगन लगाना है। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, ये पूरा आप आरपीए देखेंगे यहाँ पर, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो इसके बारे में बात कहता है, आर्टिकल 102, 103, 191। आपको याद रखना है 102 और 103 यहाँ पर किस बारे में बात करता है। 191 जो है वो एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, और जो 10वीं अनुसूची है 10th शेड्यूल, वो भी दल बदल कानून आयाराम गयाराम के हिसाब पर बात करता है। तो ये दो अलग अलग जो प्रावधान है ना, वो दोनों ही हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के लिए। सो यहाँ पर हमसे सीधा सीधा इन पे सवाल आता है, तो आपको इन सबको ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है भाई। बढ़ते हैं थर्ड आर्टिकल की तरफ। थर्ड आर्टिकल है कैंपा। अभी कैंपा क्या चीज है, कैंपा का क्या मतलब है, फुल फॉर्म देखेंगे, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण। क्या होता है ना, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि आपने अगर मान लीजिए आपने फॉरेस्ट के लैंड को, फॉरेस्ट का जो आपका पूरा लैंड है उसमें आपने कुछ अलग तरीके से उस पे कुछ गैर वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित किया है उसको, तो आपको जो पूरा वन भूमि है उसकी क्षतिपूर्ति भी करनी होगी, कंपनसेट आपको करना होगा। एफोरेस्टेशन का मतलब वहां पे और पेड़ पौधों को उगाना होगा, या जो भी उसके लिए सहायक चीजें होंगी वो आपको वहां पर देनी पड़ेंगी, वो सब चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, उसको हम यहाँ पे कहते हैं, सीधा सीधा यहाँ पे इसके लिए बोला जाता है इसको कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन। ठीक है, तो ये आपको इसमें जो है वो याद रखना है, सीधा सीधा इस पे सवाल आता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन आपको जो है यहाँ पर एक वार्षिक वृक्षारोपण कार्यक्रम में ही देखना होता है। सब एनजीओ जो है वो भी यहाँ पर इस चीज पे बात करते हैं, काफी सारे एनजीओ ने भी इसके ऊपर बात करी है। तो इस प्रकार से ये चीजें जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। इस पे भी सीधा सवाल बन सकता है, कब कहाँ कैसे। ठीक है भाई। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है 2009 में ये बोला था कि जो कैंपा है वो बनाई जाएगी एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के रूप में, मतलब कि एक राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में बनाई जाएगी, जो MOEFCC के अंडर काम करेगी, मतलब एनवायरमेंट और मिनिस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर
काम करने वाली है, जिसका काम क्या होगा, एफॉरेस्टेशन की जितनी भी इस तरीके की एक्टिविटीज हैं कंपनसेटरी, उसको यहाँ पर चेक करना। ये सारी चीजें जो है उनको चेक करने की यहाँ पर जिम्मेदारी है। ठीक है भाई, ये इन्हीं का काम होगा। और अब यहाँ पर इनका काम और क्या क्या है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कैंपस से जुड़ी हुई सारी जो गाइडलाइंस है वो तैयार करना, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी असिस्टेंस देना, और उनके प्लान्स और प्रोग्राम्स को दोबारा से चेक करना, इंटरस्टेट और स्टेट स्टेट के कैरेक्टर के ऊपर जो है वो सारी चीजें चेक करना, ये इनकी जिम्मेदारी होती है, सारी चीजों को तैयार करना। बाकी इनके काफी सारे प्रोविजंस भी हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन के ऊपर सारी चीजों का काम देखना कि किस तरीके से काम होगा, और जितने भी फंड्स होंगे, ठीक है, उनको भी तैयार करना, मनी जितनी भी आएगी उसके लिए देखना, मनी आ जाएगी तो उसको कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, किस प्रकार से सारी चीजें करनी है, उसको भी चेक करना। ये सारी चीजें चेक करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है, सारे प्रोविजंस आएंगे। बाकी ये फंड अभी भी 2015 से चल रहा है यहाँ पर, इसमें और ज्यादा पैसा जोड़ा गया है, चाहे सेंटर लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो। काम इनका यही है कि जितने भी लैंड इस तरीके से चले गए हैं जो कि नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए दिए गए हैं, उनको चेक करना। इवन सारे जो बैंक्स है ना, उनके साथ भी पूरा एक मेल जोल बना करके रखना। ठीक है, तो बाकी इसमें आप ये इतना ही याद रखिएगा, बाकी इसको डिटेल में याद रखने की नीड नहीं है, बेसिक बेसिक फैक्ट्स आपको इसमें याद रखने हैं, सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है। अभी पता है क्या इशू चल रहा है, अभी ये इशू चल रहा है कि जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है ना, जो अभी हमारा प्राकृतिक वानस्थितिक तंत्र है, उसको खराब किया जा रहा है ना, देखो आप जानते ही हैं। तो उसके लिए क्या चीजें ठीक की गई, कैंपा ने उसको क्या ठीक करने की कोशिश करी है, उसके संदेह की घेरे में है। और आईपीसीसी जो रिपोर्ट आती है वो भी यही बता रही है कि भाई नेचुरल इकोसिस्टम जो है ना वो खराब किए जा रहे हैं, और नेचुरल इकोसिस्टम को सोलर पावर हो गया, विंड पावर हो गए, या फिर सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं। आपने सुना होगा बहुत ज्यादा सोलर पार्क हो रहे हैं। तो सोलर पार्क जितने भी बनाए जाने हैं उससे आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए समस्या का कारण आ गया है, क्योंकि सोलर पार्क के कारण भूमि दुर्गम हो जाती है और साथ ही स्थानीय स्तर पर जल खपत में वृद्धि भी हो जाती है। तो ये जो अलग अलग रिपोर्ट्स है ना वो पता चली है। और 2018 की एक और रिपोर्ट आई जिसने ये बताया कि वेस्टर्न घाट्स में जो पहले की बर्ड्स आती थी, माइग्रेटरी बर्ड्स, प्रवासी ये जो पक्षी आते थे, उनकी संख्या में भी कम हुआ है। तो क्या तात्पर्य है इस चीज का कि ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, और अगर जब बर्ड्स का संख्या कम होगा तो लिजर्ड्स की संख्या ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। तो ये सब चीजें जो है इन्होंने यहाँ पर तैयार की है। आपसे क्या पूछा जाएगा प्रीलिम्स के एग्जाम में, जो हमारा कैंपा है उसको पूरा पढ़ के जाइएगा। एग्जाम में कैंपा से सीधा सीधा सवाल बन सकता है, क्या है, किस प्रकार से, कितना, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, कब बनाई गई है, और ये किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे सीधा सीधा सवाल इसके अंदर किया जा सकता है। सबको लर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल आप लोगों को लर्न करना है, और आप लोग सारे के सारे इसको कंप्लीट कीजिए। जितना भी मैंने बताया है ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कैंपस से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा मत सोचेगा कि ये तो पता नहीं क्या है, ये क्यों आएगा, कोई ऐसी अथॉरिटी है इससे क्वेश्चंस नहीं आते, आते हैं। अगर आप प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तब भी इस तरीके की अथॉरिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। ये देखेंगे यहाँ पर, कैंपा फंड पिक्चर क्लियर नहीं है पर ये नेशनल लेवल की एक है जहाँ पे कंपनसेशन कलेक्ट किया जाता है इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट लैंड से। जब वो उनका जो फॉरेस्ट का लैंड होता है वो किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए खरीद लेते हैं, डाइवर्ट कर लेते हैं, तो इंडस्ट्रीज, एनजीओ और जितने भी बड़ी बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, उनसे ये पैसा यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। ये पैसा कलेक्ट यहाँ पे करके अपने पास ही इसको एक यूज करते हैं आगे चल के। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर्थ आर्टिकल, सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है, इंडिया आप जानते हैं कि बहुत कोशिश कर रहा है। इंडिया ने इस बार जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर जितनी भी कंपनीज है उनको 1645 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है पूरे दिए हैं, ताकि इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में बहुत बढ़ोतरी की जा सके। वर्तमान में मैं बात करूं तो अर्धचालक निर्माण संयंत्र आज भी इस तरीके की चीजें काम कर रही हैं। अब पता है ये जो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री बनाई जाती है उनमें क्या ध्यान देना होता है। देखो सबसे पहले तो उसमें वर्क फोर्स ध्यान देना होगा कि भाई कितने स्किल्ड वर्कर्स हैं, क्योंकि लॉयर, कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट सबको चाहिए यहाँ पर। लेबर कितना चाहिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव आप कितने दे सकते हो ताकि प्लांट वहां पे लगाने के लिए इन्वेस्टर्स आ सके, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का कितना सप्लाई है, कितना वहां पे जो है सुविधाएं हैं ट्रांसपोर्टेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट, ये देखना है। बाकी देखो आज के टाइम की मैं बात करूं तो जैसे हम कहते हैं ना कि बिल्डिंग ब्लॉक है, निर्माण खंड,
वो सेमीकंडक्टर बने हुए हैं। अभी तक इंडिया जो है वो अपनी चिप्स जो है, मैन्युफैक्चरिंग चिप्स होती है, वो भी इंडिया से नहीं इंडिया नहीं बनाता, वो साउथ कोरिया से आती है। तो यहाँ पर अगर हम खुद से स्वदेशी निर्माण करेंगे चिप्स का, तो उससे बहुत ज्यादा जो है सप्लाई चेन बढ़नी शुरू होगी, इंडिया का यूथ अट्रैक्ट होगा, साथ ही साथ टैक्सेस और ये सब जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाना हमारा शुरू हो जाएगा। आज के टाइम के जो डिमांड है उसको भी हम मीट कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है कि आगे आने वाले समय में 50 करोड़ नए यूजर्स भी और ज्यादा ज्वाइन करेंगे। नया फोन, नए लैपटॉप होगा। इवन यहाँ पर जो घर में काम करना शुरू हुआ, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज्यादा शुरू हो गया। वर्क फ्रॉम होम के कल्चर की वजह से यहाँ पर सर्वर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्लाउड, इन सब की भी बहुत ज्यादा मांगे बढ़ती जा रही है ना। आपको सबको ही पता है, सबने ही कुछ ना कुछ ये चीजें करी है। तो अगर हम खुद से सेल्फ सफिशिएंट होंगे, अगर हम खुद से इतना होते हैं कि हम खुद पे ही निर्भर हैं, तो हमें बहुत फायदा होगा। चाइना के इंपोर्ट्स के ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, वो भी इस समय जब गालवान क्लैश वैली हो गया, वैली में क्लैश हो रहा है। कई बार जो है वो लद्दाख की साइड में हो रहा है, सिक्किम की साइड में, अरुणाचल प्रदेश की साइड में, साइचिन की साइड में। तो ये है कि ट्रस्टेड सोर्सेज से हम बनाएंगे तो हम हर चीज यहाँ पे बना सकते हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे वो 5G के इक्विपमेंट हो। तो साइबर सिक्योरिटी अगर देश का देश में ही रहेगा तो काफी मदद होती है एक साइबर सिक्योरिटी बनने। समझ रहे हैं सब लोग। इंडिया की मैं अगर अभी प्रेजेंट की सिचुएशन की मैं बात करूं, तो इंडिया में जो है अभी हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है यूएसए, ताइवान, जापान, यूरोपियन नेशंस पे सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो अभी हम यहाँ पर अगर अपने इंडिया में ही इसका रिसर्च वर्क स्टार्ट करें, डेवलपमेंट करने की कोशिश करें, पूरा एक डिजाइन वगैरह हर चीज बनाने की यहाँ पर कोशिश करें, तो बहुत ईजी हो जाएगा। और भारत की 100% जो चिप्स होती है, मेमोरी, डिस्प्ले कार्ड, वो सब कुछ इंडिया में इम्पोर्ट होने शुरू हो जाए। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट करने शुरू करें, इम्पोर्ट कम करवा दें। तो $15 बिलियन इंडिया ने इस पे स्पेंड करा है, जिसमें से 37% जो है वो चाइना से हमने लिया है। तो सरकार ने इसके लिए स्कीम्स भी लेके आए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक 2019। और स्कीम जो है वो और क्या लेके आए थे इसके लिए, उपकरणों और अर्धचालक के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की योजना, 25% इंसेंटिव भी यहाँ पर दिया जाएगा। और सरकार साथ ही साथ कैश में यहाँ पर, ये देखो आप, $1 बिलियन कैश में देगी हर एक सेमीकंडक्टर कंपनी को जो भी अपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएगा। ठीक है, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ये भी यहाँ पर 4 से 6% गुड्स पे दिया जाएगा। तो 100% एफडीआई भी सरकार ने यहाँ पर अलाउ कर दिया। तो सरकार काफी सारी चीजें यहाँ पर दे रही है ताकि हर एक को अट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन अभी वही है कि इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट चाहिए होती है। सरकार $1 बिलियन तो दे रही है, पर इसको बनाने के लिए 5 से 7 बिलियन डॉलर की जरूरत होती है। ठीक है, और सरकार के साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अप्रूवल कराना, काफी सारी चीजें होती है, टेक्निकली भी उतना ज्यादा चीजें नहीं है। और अगर आप पेटेंट होल्डर से लेते हो लाइसेंस अपनी चीजों को बनवाने का, तो उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा है इंडिया में अभी, ये सारी चीजें। तो अभी चैलेंजेस भी काफी ज्यादा है। अभी इन चैलेंजेस को ठीक करने की पहले सरकार को जरूरत है 24/7 पावर सप्लाई होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट्स ऐसे होने चाहिए जो सपोर्ट कर सके, फंडिंग प्रॉपर करने की जरूरत है टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के लिए। और मिनिमम डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट सरकार यहाँ पर सुरक्षित करे, जैसे फार्मर्स के लिए सरकार जो है एमएसपी लेके आती है, ऐसी न्यूनतम घरेलू क्रय को आश्वासन देने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर कुछ नुकसान हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो फिर जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का मालिक है वो तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा, पूरी यूनिट प्रॉब्लम में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो इस पहले तो वही बात है, सीधी सी बात है कि सरकार को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है इसमें। ठीक है, बाकी कंट्रीज में बनाना इजी होगा, लेकिन अभी इंडिया में ये चीज पहली बार हो रही है, बहुत कम समय के लिए हमने मतलब अभी ही स्टार्ट करा है बेसिकली चीजें। तो इंडिया में इस चीज के सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि पहले लेजर चेक किया जाता है, लेजर चेक के बाद सिलिकॉन वेफर में एक्सरे इंस्पेक्शन करना, माइक्रोचिप बनाना, टेस्टिंग करना, कटिंग करना, बहुत सारी चीजें होती है। तो एक सिंगल काम नहीं होता, बहुत सारी मशीन और बहुत सारी चीजें चाहिए होती। फिफ्थ आर्टिकल है हमारा चंद्रयान 3। आप जानते हैं चंद्रयान 3 जो है अब हमारा थर्ड ल्यूनर ऑपरेशन होगा, तभी इसके नाम के आगे 3 है। और अभी बोला गया है कि चंद्रयान 3 और जो हमारा पहला सूर्य के ऊपर जाने का मिशन आदित्य L1, जो कि 2023 में होने के पूरे पूरे संभावना है। चंद्रयान 3 का पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव है कि मून के साउथ पोल पे जाके लैंड करना है। और जो चंद्रयान 2 के बाद का ही मिशन ये वाला स्टार्ट किया गया है। और ये जो चंद्रयान 3 होगा,
इसमें लैंडर भी होगा, रोवर भी होगा। GSLV Mark 3 सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। 100 किलोमीटर का पूरा ऑर्बिट लगाएगा। GSLV के तहत इसको बनाया गया। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा, बस इतना याद रख लेना बहुत है कि 2 ऑब्जेक्टिव है हमारे, इतना याद रख लो, उसमें बहुत है, क्योंकि इतना ही याद रखना है इसमें। फिर आता है हमारा लास्ट आर्टिकल। आज हमारा ज्यादा कंटेंट नहीं है, बहुत कम कम में ही पढ़ना है, क्योंकि आज उतने आर्टिकल्स थे नहीं। वो है टॉपिक 6 है फार्मर की सुसाइड। महाराष्ट्र में आत्महत्या के कारण जो मृत किसानों की विधवाएं हैं, वो अपने पतियों द्वारा लिए गए कर्ज को अब भी चुका रही है। समझते हैं ना आप इस चीज को? जैसे 2021 में ये बोला गया था कि महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद एरिया है, वहां पे 805 किसान आत्महत्याएं दर्ज की गई थी मराठवाड़ा क्षेत्र में। और 2022 में भी काफी सारी सुसाइड्स हुई। तो इतने सारे फार्मर्स की यहाँ पर जो है वो डेथ हुई, या फिर उनकी फसलें खराब हुई। 11 और 12 जुलाई को अत्यधिक वर्षा से 22 मराठवाड़ा जिले में 1 लाख से अधिक जो है किसान यहाँ पे प्रभावित हुए हैं, जिसमें इतनी सारी चीजें आई हैं। तो जब यहाँ पर सुसाइड पर रिपोर्ट आई, यहाँ पर जो है नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने एक जो रिपोर्ट दी है, उसमें उन्होंने ये बोला है कि बहुत ज्यादा सुसाइड जो है वो देखने को मिली है। 2020 में टोटल सुसाइड 10,000 से ज्यादा देखने को मिली है। जिसमें क्या है कि अगर सुसाइड होती है तो उसमें क्या होगा कि जो उसकी उनकी वाइफ्स है ना, वो यहाँ पर पूरा कर्जा चुका रही है। सबसे ज्यादा सुसाइड महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में देखने को मिली है। और इसी तरीके से जो है फार्मर्स की क्या होती है सुसाइड करने का, क्या है कि भाई क्रॉप फेल हो गई, पूरी पूरी क्रॉप फेल हो गई, जो सरकार ने उसमें नहीं दिया, मार्केट में नहीं जा पाए। ठीक है, कर्जा बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, लागत बहुत ज्यादा लगी हुई है। उसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी दी हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सतत कृषि के लिए मिशन, फसल बीमा योजना, कभी फसल खराब हो गई तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम, ऋण में छूट देना, ये सब चीजें करी है। लेकिन फिर भी इन चीजों में क्या होता है ना कि कई बार ये चीजें हो नहीं पाती हैं। जो जो कर्जा देने वाले लोग होते हैं ना, वो उन पर और उनकी फैमिली पे बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं, बहुत ज्यादा शोषण करते हैं, ज्यादा जो है वो वसूलते हैं, कम मजदूरी देते हैं, तो गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है। और जो जितने भी जो कर्जा देने वाले लोग हैं ना, वो बाकी लोगों के प्रति बिल्कुल दया नहीं रखते। तो ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिली, आप लोगों ने सबने सुनी होंगी कभी ना कभी ये चीजें। तो वही है कि उनके बच्चों का फ्यूचर रिस्क पे होता है, वाइफ का होता है। तो उससे क्या होता है ना कि एक फार्मर जो है ना वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, इन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है। और अल्टीमेटली वो स्ट्रेस किस चीज का कारण बन जाता है? सुसाइड का कारण बन जाता है, जब वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हो पाता। ठीक है। मतलब काम इतना करते हैं फार्मर्स, पर उतना पैसा नहीं मिल पाता, उतनी चीजें नहीं हो पाती जो जरूरत है जो करने की। आप कह लीजिए जिस तरीके से सरकार ने या फिर फार्मर ने इनपुट दिया है, आउटपुट तो वैसा नहीं मिल पाया। तो उस तरीके की चीजों में क्या किया जाता है, उन उन प्रकार की सारी चीजों में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि पूरे तरीके से फार्मर जो है वो बहुत ज्यादा पिसता है, आप कह लीजिए परेशान होता है इन चीजों में। तो फार्मर को यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये एक न्यूज है, इसको भी याद रखिएगा। अगर सरकार यहाँ पर फार्मर्स को प्रॉपर तरीके से पैसा दे, अपना टाइम पे पैसा दे, गाइडेंस भी सही दे, वैसे इसके लिए जो है किसान हेल्प सेंटर्स भी खोले गए हैं, पर हर एक को अवेयरनेस भी तो नहीं है ना इस चीज की। जो पुअर फार्मर्स हैं उनके पास फोन भी नहीं है, उनको क्या पता सरकार की क्या स्कीम है। स्कीम सर अब बड़े लेवल पे पता है, छोटे लेवल पे स्कीम जब तक लोगों को नहीं पता होगी, कब तक वो कैसे उस स्कीम का लाभ उठा पाएंगे? राइट। तो पुअर फार्मर्स तक वो चीज पहुंच नहीं पाती है, उनके पास इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग उनका भी फायदा नहीं है कि भाई इस जगह पे ऐसा लोन मिलता है, ऐसा है, सरकार ने ये बनाया, नाबार्ड है, ऐसे है। वो चीजें लोगों को मिल ही नहीं पाती हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन जाती है। ठीक है भाई, तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। फार्म की सुसाइड आप देखिए, यहाँ पर आंकड़ा देखो सब लोग, यहाँ पर 86 स्टेट जो कि 80% से ज्यादा सुसाइड के ऊपर जो है वो एक कंट्रीब्यूशन देती है। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना। ठीक है भाई। अब हम आते हैं अपने क्रॉप से जुड़े हुए एक पोर्टल के ऊपर जिसका नाम है डिजिक्लेम। क्रॉप से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है जिसका नाम है डिजिक्लेम। अब ये डिजिक्लेम जो है वो यहाँ पर एक तरीके से फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का ही है, जिसमें दावा निपटान के लिए अगर कभी भी अनावश्यक होता है, कई बार अनावश्यक जो है वो निपटान का तरीका नहीं हो पाता, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? बैंक के खातों में ही आपका पैसा डाल दिया जाएगा। ठीक है।
और यहाँ पर रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। तो वही है, ये ठीक लिखी है तीनों स्टेटमेंट। डिजिक्लेम, अगर कभी आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो कम हो जाता है तो उसके लिए, ठीक है, तो ये उसके लिए ही पूरा यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब ये है इसका, एप्लीकेशन के माध्यम से पूरी सुविधाएं जो है यहाँ पर वो दी जाएंगी। एप्लीकेशन के माध्यम से सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, लिक्विड ट्री, लिक्विड थ्री। लिक्विड ट्री जो है एक तरीके से ऐसा माध्यम है जिसके अंदर सारी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस, वायु की गुणवत्ता को सुधारने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। लिक्विड नाम से अर्बन एरियाज में इसको लगाया जाएगा। शहरी फोटो बायोरिएक्टर है जहां पर जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, माइक्रो एल्गी की मदद से सूक्ष्म शैवाल का उपयोग करके उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। ये क्वेश्चन जो मैं आपके सामने हमेशा लेके आती हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सभी लोग इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाइएगा। जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स में आप लिखते जाइए और इन क्वेश्चंस को यहाँ पर जरूर पढ़ के जाइएगा, बिकॉज इनसे सवाल आएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए ओवर करते हैं क्लास को, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक के लिए कंप्लीट कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया और जय हिंद।